जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आइए बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर। और आज की वीडियो अगर आप पाकिस्तानी व्यूअर हो तो मत देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए एकदम नहीं है और इस वीडियो को देखने का आपको कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप एक हिंदुस्तानी व्यूअर हैं तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं राफेल से। हमारी शुरू की दो रिपोर्ट दोनों राफेल पे बेस्ड होंगी और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये बात आपको जाननी ज़रूरी है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हैं। दरअसल इस समय फ्रांस ने भारत सहित वो सारे देश जो राफेल को यूज़ करते हैं उनको एक कड़ी चेतावनी दी है। चेतावनी इस बात की है कि वो अपने राफेल जेट में किसी प्रकार के जो पाकिस्तानी टेक्नीशियन हैं या वो देश जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं उनको दूर रखें। कहने का मतलब साफ है कि आपको पता होगा कि हाल ही के दिनों में पाकिस्तान की तरफ से ट्विटर पे बाइकॉट फ्रांस ट्रेंड कराया गया था और बदतमीजी की सारी हदें पार की गई थी। ना सिर्फ व्यक्तिगत रूप से फ्रांस के राष्ट्रपति पर हमला किया गया था, बल्कि वहाँ के जो ऑफिशियल्स थे उनके साथ भी बदतमीजी का वहाँ पे जो व्यवहार था वो पाकिस्तान की तरफ से अपनाया गया था। यहाँ तक कि इमरान खान ने अपनी सारी हदें भूल करके फ्रांस को टारगेट करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन बाद में बेशर्मी की हद तो ये देखिए कि फ्रांस को ही गाली देने के बाद अब फ्रांस के बाद पाकिस्तान पहुँच चुका है फ्रांस के पास अब अपने मिराज 3 जहाज़ों को, सबमरीन्स को और रेडार्स को अपग्रेड कराने की सिफारिश लेकर के। लेकिन अब कहते हैं ना कि जो आप करेंगे वही आप भरेंगे, तो पाकिस्तान वही भर रहा है। दरअसल पाकिस्तान को फ्रांस ने साफ साफ मना कर दिया है कि वो उनके जहाज़ को किसी प्रकार का कोई स्पेयर पार्ट सप्लाई नहीं करेंगे और ना ही उनके किसी जहाज़ को वो अपग्रेड करेंगे। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि निकट भविष्य में पाकिस्तान की जो जहाज़ हैं ये भंगार में तब्दील होने वाले हैं और अपने नए बाप तुर्की के नक्शे कदम पर चलने का जो खामियाजा है वो पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। और ये चीज़ एक फैक्ट है, आप कहीं भी चेक कर सकते हैं। दूसरी बात करें तो दूसरी बात भी आपको गर्वान्वित कर सकती है, क्योंकि आपको पता होगा कि युद्ध क्षेत्र की तैयारियों के लिए या युद्ध की स्थिति की तैयारियों के लिए हम ये कह सकते हैं हर देश अपने हिसाब से खुद को तैयार करता है और यही काम अब भारत अपने राफेल के साथ करने जा रहा है। आपको बता दें कि यूपी से पहले यमुना एक्सप्रेसवे और फिर आगरा एक्सप्रेसवे के बाद अब भारतीय वायुसेना के लिए नया एक्सप्रेसवे लड़ाकू विमान की लैंडिंग के लिए तैयार हो रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 3300 मीटर लंबी एयर स्ट्रिप बनेगी, जिस पर विमानों का एक बड़ा बेड़ा एक साथ तैनात किया जा सकेगा। और ऐसी रिपोर्ट में कहा गया है कि यहाँ पर राफेल का जो टच डाउन है वो करवाया जाएगा। टच डाउन का मतलब ये है कि यहाँ पर राफेल लैंड करेगा और फिर टेक ऑफ भी करेगा। आपको पता होना चाहिए कि भारत ने ऐसा पहली बार नहीं किया, दरअसल भारत इसको कई बार कर चुका है और ऐसा सिर्फ भारत ही नहीं हर देश करता है अपनी जो विकट परिस्थिति होती है या विषम परिस्थिति होती है उससे बचने के लिए। और आपको पता होना चाहिए कि भारतीय वायुसेना पहले ही 21 मई 2015 को मिराज 2000 विमानों की लैंडिंग करवा चुकी है और इसके बाद अक्टूबर 2017 को एशिया की सबसे बड़ी टच लैंडिंग आगरा एक्सप्रेसवे पर की गई थी। तो इसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि भारतीय वायुसेना निकट भविष्य के लिए कोई विषम परिस्थिति बनने पर खुद को बचाने के लिए और देश की सुरक्षा को आश्वस्त करने के लिए ऐसे कदम उठा रही है और बाकायदा उसको भारतीय वायुसेना के साथ साथ भारतीय जो थल सेना है, भारतीय सरकार है, वो सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पर बात साफ है कि भारत किसी भी विषम परिस्थिति से निपटने की तैयारियों में लगा हुआ है। अगला इंपॉर्टेंट विषय हमारा Su-57 एयरक्राफ्ट है। आपको पता होगा कि भारत के FGFA से बाहर होने के बाद रशिया ने तुरंत उसका Su-57E जो कि एक एक्सपोर्ट वेरिएंट है वो दुनिया के सामने रख दिया है और इसी सिलसिले में रशिया उसे चाइना, भारत के अलावा अब अल्जीरिया के सामने पेश कर चुका है। दरअसल आपको बता दें कि रिपोर्ट्स में इस बात का खुलासा किया गया कि अल्जीरिया और कुछ नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री इसके लिए रशिया से बात कर रही हैं और अल्जीरिया की पर्सनली अगर हम बात करें तो वो तकरीबन $2 बिलियन की लागत से 14 Su-57 एयरक्राफ्ट रशिया से खरीद सकती है। Su-57 एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है और इसकी जो एवियोनिक्स है, इसकी जो सुपर मनूवरबिलिटी है, ये इसे दूसरे 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट से बहुत ज़्यादा अलग कर देती हैं। गौरतलब है कि कभी 2007 के आसपास भारत ने भी इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया था, लेकिन 2018 में भारत ने अपने हाथ खींच लिए थे। कारण बहुत से थे। पहला कारण ये था कि जो प्रोजेक्ट था वो भारत के अनुरूप नहीं चल रहा था। दूसरा बात, भारतीय वायुसेना और उसके ऑफिशियल्स इसकी प्रगति से नाखुश थे। तीसरी बात यहाँ पे ये थी कि इसकी जो स्टेल्थ मेजर्स थे वो उतने टॉप नॉच नहीं थे जो अमेरिका के फाइटर जेट्स के होते हैं। और इसके सबसे बड़ी कारण ये थी कि ऐसा कहा जाता है एक रिपोर्ट में कि एक बार जब भारतीय वायुसेना की टीम वहाँ पर गई थी तो इसकी जांच के लिए भी रशिया की तरफ से अवरोध उत्पन्न किए गए थे, जिसके बाद जो मनमुटाव था वो बढ़ा था और 2018 के अंत तक भारत ने अपना हाथ इससे खींच लिया
और अपना पूरा ध्यान AMCA पे फोकस कर लिया। लेकिन क्योंकि अब हाल ही में यूरेशियन टाइम ने एक रिपोर्ट जारी की थी, अब हम इसको सत्यापित तो नहीं करते क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पर यूरेशियन टाइम की काफ़ी रिपोर्ट्स में भरोसा नहीं करता, लेकिन उसमें एक चीज़ अच्छी कही गई थी कि इस समय भारत के पास 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की कमी है, क्योंकि चाइना के पास ऑलरेडी एक J-20 है, J-35 वो डेवलप कर रहा है। तो ऐसे में इस समय या तो भारत F-35 पे ध्यान देगा 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए, या Su-57, क्योंकि अगर AMCA की बात करें तो वो भी 2030 के पहले भारत को नहीं मिलने वाला है। और चाइना से बढ़ते थ्रेट के हिसाब से देखा जाए तो भारत के पास एक अच्छा अवसर है कि वो एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट अपनी वायुसेना में शामिल कर सकता है। लेकिन भारत की सरकार ने, भारतीय वायुसेना ने इस पर कोई आधिकारिक वक्तव्य तो दिया नहीं, इसलिए हम इस पर कुछ नहीं कह सकते कि निकट भविष्य में क्या होने वाला है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अपने नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।